एक्स-मैन मसाया कॉम्प्लेक्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साइक्लॉप जो है इस नए बेबी के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अब वो हर जगह ही नज़र रख रहा है, चाहे प्यूरीफायर्स हो, मर्डरर्स हो या कोई भी हो। साइक्लॉप ने हर जगह नज़र रखने की पूरी कोशिश करी और हर जगह उसने अपनी टीम्स को छोड़ दिया है। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पे नहीं है और वो है वो प्रीडेटर एक्स, जो कि म्यूटेंट्स का भूखा है और उनके डीएनए पे जीता है। और उसको भी इस बेबी की पैदा होने का भनक लग चुकी है और ये भी जो है अब वहाँ पे उसके पीछे निकल चुका है। अब आगे यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं कैनेडियन रॉकीज यानी कनाडा के कुछ जंगलात के अंदर, जहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि एक म्यूटेंट बैठा हुआ होता है और वो अपनी आग वाग जला के नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे प्रेडेटर एक्स उसको सूंघता हुआ आ जाता है और उसको भी बहुत बुरी तरीके से उसको मार देता है। दोबारा हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि न्यू म्यूटेंट्स की कुछ म्यूटेंट जो है आपस में बहस वगैरह कर रहे होते हैं, जिसमें नूरी वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बेसिकली नूरी जो है वहीं पे चली जाती है जहाँ पे सबने वो प्लान बनाया था। मतलब वो न्यूज़ में वही दिखाती है कि वहाँ पे प्यूरीफायर से, मर्डरर्स से और ये सब थे। और बेसिकली यहाँ पे इन बच्चों का ताल्लुक जो है प्यूरीफायर से पहले रह चुका है। इनके बहुत सारे दोस्तों को प्यूरीफायर्स ने मारा था और इसी वजह से फिर ये भागते छुपते एक्सेवियर इंस्टीट्यूट पहुँचे थे। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये बच्चे जो हैं अभी अपने दिमाग से बाहर हो रहे हैं और ये यही सोच रहे हैं कि क्यों ना हम जाके साइक्लॉप ने जो हमें करने से मना करा है हम वही चीज़ करें। और वहीं पे हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्सेवियर आ जाते हैं उसके बारे में उनकी बातें सुनते हुए, और चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि साइक्लॉप वैसे राइट है, उसने कोई गलत बात नहीं करी है तुम लोगों को रोकने से, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह खड़ी हो सकती हैं। और तुम मुझसे चाहो तो एक दो सलाह ले सकते हो, क्योंकि मैं भी म्यूटेंट्स को काफ़ी टाइम तक ट्रेन करते हुए आ रहा हूँ और एक डिफरेंट अप्रोच कर सकते हो। लेकिन तुम्हें इस पे सबसे पहले मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन तभी नूरी जो लड़की होती है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो बिल्कुल। तुम उस वक्त कहाँ थे जब हमारे सारे दोस्तों को मारा जा रहा था? तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम उस वक्त कहाँ थे जब हमें बस में से खींच के उतार के मारा जा रही थी? हमारे सरों के ऊपर गोलियां, हमारे दिल हमारे सीनों में से निकाल लिए जा रहे थे। उस वक्त वो प्यूरीफायर्स हमें खुले आम मार रहे थे और उस वक्त तुम अपने इस फ्रीकिंग मैंशन के अंदर बैठ के आराम कर रहे थे ना। और इस वक्त प्रोफेसर मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आप हमारी इसमें किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और वो ये बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। और वहीं पे हम दोबारा शिफ्ट होते हैं फॉर्ज के पास, जो बोलता है साइक्लॉप से बात करते हुए ये जो मैड्रॉक्स प्राइम है बेसिकली ये जो है कोमा के अंदर जा चुका है और इसका ब्रेन वगैरह कोई फंक्शन वगैरह नहीं कर रहा है। अगर तुम चाहो तो एमा को मेरे पास भेज दो ताकि वो पता लगा सके। लेकिन साइक्लॉप बोलता कि नहीं, एमा जो है अनअवेलेबल है। फॉर्ज बोलता कि चलो ठीक है, फिर मैं इसको इसी तरह से देखते रहूँगा, लेकिन अब हमें कुछ भी नहीं पता चल पाएगा कि उनके फ्यूचर्स के अंदर क्या हो रहा है। तो साइक्लॉप बोलता कि तुम बस जो कर रहे हो वो करते रहो और जो हो सके मुझे उसकी अपडेट करते रहना। तो फॉर्ग बोलता है कि स्कॉट तुम समझ नहीं रहे हो, ये जो है एक अलग ही किस्म का मसला आ गया है, हो सकता है कि मैड्रॉक्स अब कभी होश में आ ही ना। तो साइक्लॉप बोलता है कि देखो अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा फॉर्ग, हमें जानना है कि वहाँ पे आखिरकार आगे फ्यूचर में हुआ है तो क्या हुआ है। तो फॉर्ग बोलता है कि तुम जरा अपने आप को सुनो तो सही स्कॉट, तुम क्या कह रहे हो? तुम जेमी की लाइफ ऐसे सेक्रीफाइस करना चाहते हो? और लैला तो सिर्फ एक बच्ची है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हमारी स्पीसीज जो है एंड की तरफ जा रही है फॉर्ग, हम लोग सिर्फ एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं और इसको सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है और वो ये है, और इसके लिए मुझे जो चाहे करना पड़े मैं वो करूँगा। और वहीं हम देखते हैं कि नूरी जो है बाकी के एक्समैन के पास आती है जो न्यू म्यूटेंट्स होते हैं और उनको बोलती है कि मैंने सोचा था कि साइक्लॉप मुझे समझने की कोशिश करेगा जितना कुछ मैंने उसके साथ किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं समझ पा रहा। एक्समैन जो है मर्डरर्स के पीछे गए हैं लेकिन प्यूरीफायर्स उनके पीछे कोई नहीं गया और उनसे हमारा पर्सनल मैटर है। उन्होंने हमारे दोस्तों को मारा है, कुल मिला के 45 दोस्तों को। और इस तरह बेसिकली नूरी जो है यहाँ पे सबको राज़ी कर रही होती है कि वो सब उनके साथ चलें और वो वहाँ पे जाएं और जाके उन प्यूरीफायर्स का काम तमाम कर दें। तो उसमें से बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम जो है वहाँ पे जाके किसी को मारेंगे नहीं, हाँ हम पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ वगैरह करेंगे, लेकिन हम उनको इस तरह मार नहीं सकते हैं और वैसे भी हम सिर्फ बच्चे ही हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि उसमें से बहुत सारे एक्समैन जो होते हैं न्यू म्यूटेंट्स के, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्तों को इन लोगों ने मारा था। अब यहाँ से दोबारा शिफ्ट होते हैं एंटार्कटिका के अंदर और यहाँ पर हम देखते हैं कि वुल्वरीन, क्रोसस, स्टॉर्म और एंजल बैठे हुए होते हैं। और वहीं पे एंजल बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो वुल्वरीन बोलता है कि रिलैक्स, एल्फ को पता है कि उसको क्या करना है। और इसी हम अगले पाल देखते हैं कि वो नाइट क्रॉलर वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए अंदर आता है और एंजल पूछता है क्या सब ठीक रहा? तो नाइट क्रॉलर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो सब यहीं पे ही हैं। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे जो है मर्डरर्स का पीछा करते हुए आए हैं क्योंकि इनको एक लीड मिली थी एक नर्स से, तो ये उसी का पीछा करते हुए यहाँ एंटार्कटिका के अंदर आए हैं। यहाँ से हम वाशिंगटन डीसी के अंदर शिफ्ट होते हैं एक बहुत बड़े चर्च के अंदर, और ये चर्च जो है बेसिकली विलियम स्ट्राइकर ने बनाया हुआ। अब अगर आप लोग एक्समैन के फैन हैं तो आप लोग को इतना तो पता होगा कि विलियम स्ट्राइकर कौन है, और बेसिकली ये वही विलियम स्ट्राइकर है जिसकी ये टीम है, यानी प्यूरीफायर जो है वो बेसिकली विलियम स्ट्राइकर के लिए काम करते हैं, वही इनको फंड करता है। और आपको पता है कि विलियम स्ट्राइकर जो है म्यूटेंट से कितनी ज़्यादा नफरत भी करता है। और बेसिकली हम देखते हैं कि वो जो एक आदमी होता है वो जेक को यहाँ पे लेकर आया है। जेक मेरा मतलब है रिक्टर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग उसको अपने नए नए बेस दिखाएं और सब बताएं उसको अपने बारे में कि वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। और वहाँ पे रिक्टर जो है बेसिकली उनकी खुफिया मीटिंग जो होती है उनको सुनने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उनको यही गाइडेंस वगैरह दी जा रही होती है कि हमें जो है एक इन्फेंट को पकड़ना है।
तो रिक्टर बोलता है कि चलो शुक्र इन्फेंट, इनको ये नहीं पता कि वो एक बेबी है, इसका मतलब बच्चा इनके पास नहीं है। लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि एज वेल एज हमारी एक और स्पेशल टीम निकली हुई है जो कि एक बच्चे को तलाश कर रही है, और चाहे जितने रास्ते में म्यूटेंट आए हम सब उनसे रेजिस्ट करके रहेंगे, और इसी के साथ मैं तुम्हें मिलवाना चाहूँगा अपने नए दोस्तों से। लेकिन तभी वो बात वहाँ पे काट दी जाती है और हमें कॉमिक के अगली तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ से हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क 80 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब हम ये उस फ्यूचर के अंदर जा चुके हैं जहाँ पे मैड्रॉक्स और लायला मिलर गए थे। और हम देखते हैं कि जेमी बोलता है कि इसमें तो इतना ज़्यादा लंबा टाइम निकल गया, हम लोग तकरीबन 5 दिन पहले ही बर्बाद कर चुके हैं टेक्सास से न्यूयॉर्क आने में, ये कोई प्लान का हिस्सा तो नहीं था। तो लायला बोलती है कि फोर्क ने एक टाइम मशीन बनाई थी, उसने कोई टाइम एंड स्पेस मशीन नहीं बनाई थी, और वैसे भी मैं तो एक ग्रेट ट्रैवल कंपेनियन हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा तो आया होगा मेरे साथ ट्रैवल करने में। तो जेमी बोलता है कि यार बस भी करो, अब हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाके पता करना होगा कि यहाँ पे हो रहा है इस फ्यूचर पे तो क्या हो रहा है। तो जेमी बोलता है कि ये फ्यूचर बहुत ही अलग है, यहाँ पे ना ही कोई म्यूटेंट है और ना ही यहाँ पे कोई म्यूटेंट के बारे में बात भी कर रहा है। तो लायला बोलती है कि हाँ, और ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है क्योंकि हम एक म्यूटेंट ही हैं और हमें नहीं पता कि इनको जब पता चलेगा तो ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। और वो जेमी बोलता है कि आखिरकार तो मुझे लेकर कहाँ जा रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता होगा। तो लायला बोलती है कि हाँ लकीली, लेकिन मेरे पास अमेजिंग कॉमन सेंस पावर्स ज़रूर हैं। और हम देखते हैं कि लायला बेसिकली उसको एक लाइब्रेरी के अंदर लेकर आती है जो कि बहुत पुरानी किस्म की लाइब्रेरी होती है, और वहाँ पे वो कुछ पुरानी बुक्स वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बोलती है कि मुझे पता है कि अब इस ज़माने में कोई भी लाइब्रेरीज वगैरह आता नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे पुरानी इन्फॉर्मेशन हमें आराम से मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन जैसा कि उन लोगों ने म्यूटेंट्स को कहाँ रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ से जेमी और लायला जो है एक जगह पे पहुँचते हैं जो कि एक बहुत अलग किस्म का एक मिलिट्री बेस बना हुआ होता है, और उनके मुताबिक सारे म्यूटेंट्स को यहाँ पे रखा गया होता है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर, जहाँ पे वो प्यूरीफायर्स का बड़ा हेडक्वार्टर था, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो न्यू एक्समैन होते हैं वो यहाँ पे घुस चुके होते हैं उन प्यूरीफायर से मुकाबला वगैरह करने के लिए। तो हम यहाँ बेसिकली देखते हैं कि सारे म्यूटेंट होते हैं जैसे कि रॉकस्लाइड, लायला, पिक्सी वगैरह सब यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे जो है उन प्यूरीफायर्स के ऊपर एक एक करके अटैक करना शुरू करते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एवेंजर्स मैंशन के अंदर जो लोग रुक गए होते हैं जैसे सूर्या वगैरह, वो बोलते हैं कि हमें अब शायद साइक्लॉप वगैरह को बता देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब साइक्लॉप को पता लगेगा और अगर ये किसी मुश्किल में पड़ गए तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होगा। हम देखते हैं अंटार्कटिका के अंदर मिस्टर सिनिस्टर खड़े होते हैं और बोलता है कि साइक्लॉप कोई फूल नहीं है, उसको पता है कि यहाँ पे क्या खतरे पे लगा हुआ है, वो कभी भी अपने एक्समैन को यहाँ पे हमसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए नहीं भेजेगा, उसको पता है कि वो हमारे अड्डे में भेजेगा तो उसके सारे एक्समैन हार जाएंगे, वो हमसे लड़ेगा ज़रूर लेकिन वो अपने टर्म्स के ऊपर लड़ेगा, हमारे नहीं। और हम इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे मिस्टर सिनिस्टर और उसके पूरी जो मर्डरर्स की टीम होती है वो यहाँ पे खड़ी भी होती है, लेकिन वहाँ पे एक मेंबर बोलता है कि एक मिनट, ये बताओ कि हार्पून कहाँ है। और वहीं से हम देखते हैं कि एक म्यूटेंट जो है क्रैश करता हुआ आगे गिरता है, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं कि वुल्वरीन और उसकी जो टीम होती है वो यहाँ पे तोड़ के आ चुकी होती है। और वो बोलता है वुल्वरीन, हम यहाँ पर रॉक और उस बच्चे के लिए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि उन तक पहुँचने से पहले तुम में से कितनों को मरना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरीफायर्स की बहुत बुरी हालत हो रही होती है, क्योंकि ये एक्समैन जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन एक्समैन को मार रहे होते हैं, और उनमें से एक म्यूटेंट जो कि इनविजिबल हो सकता है वो उनके किसी तरह कंप्यूटर्स में पहुंच जाता है और चेक करता है कि इनके पास बेबी है या नहीं। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि तभी जो है एक आदमी आके उसको पकड़ता है और उसको उठा के फेंक रहा होता है, लेकिन वो म्यूटेंट काउंटर अटैक करता है और उसको उठा के फेंकता है। और जब वो फेंकता है तो उसको चलता है कि ये आदमी बेसिकली वही रिक्टर होता है जो कि अब इन प्यूरीफायर्स के अंदर घुसा हुआ है, और वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से अभी इसी वक्त निकलना होगा। तो वो बोलता है कि हाँ तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, ये बेबी इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन प्यूरीफायर्स को ख़त्म तो कर सकते हैं ना। तो वो रिक्टर बोलता है कि ये वी कौन है, कहीं तुम और भी एक्समैन यहाँ पे तो नहीं आ गए हो, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात बच्चे कि तुम लोग इस प्यूरीफायर्स को बहुत ज़्यादा हल्का ले रहे हो, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है जिसको तुम 2 मिनट में सुलझा सको। और हम दूसरी तरफ बाहर ये देख रहे होते हैं कि जो न्यू म्यूटेंट्स के लोग होते हैं वो प्यूरीफायर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, उनको मारे जा रहे होते हैं। उनका जूलियन जो एक मेंबर होता है वो एक आदमी को मार रहा होता है और बोलता है कि वो तुम ही हो ना जिसने हमारे मेंशन पे आके अटैक करने की कोशिश करी थी। तो बोलता है कि हाँ वो मैं ही हूँ और मैं बहुत बार तुम पे अटैक कर सका हूँ, और जब तुम्हारे दोस्तों को मारा गया था बस में से उतार के तब भी मैंने ही तुम्हारे दोस्तों के सरों में गोलियाँ घुसाई थी, और अब भी आज भी मैं जो हूँ तुम लोगों को शैतान के पास वापसी पहुँचा के रहूँगा। और हम तभी देखते हैं कि अचानक पीछे से जूलियन जो होता है उसके सीने में कोई चीज़ आर पार हो जाती है, और हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पर लेडी डेड स्ट्राइक जो होती है वो अपने निंजा के साथ पहुँची भी होती है और बोलती है कि मेरे बच्चों मेरी तरफ आओ, डेड स्ट्राइक की तरफ आओ। हम दोबारा शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क 80 ईयर्स अगो, यानी फ्यूचर वाली टाइमलाइन के अंदर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जेमी और लायला बहुत दूर से जो है इस चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कि वहाँ पे अंदर हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो जेमी बोलता है कि बेसिकली इस जगह को देखा जाए तो ये बड़ी खतरनाक लग रही है, यहाँ पे हर तरफ जो है फुल सिक्योरिटी ऑन है, मतलब कुछ तो बुरा हुआ है यहाँ म्यूटेंट के साथ, तभी वो ये इतनी सिक्योरिटी म्यूटेंट्स के लिए उन्होंने रखी हुई है। और वो बोलता है जेमी कि मुझे किसी ना किसी तरह अंदर जाना होगा। तो लायला बोलती है कि ये तो बहुत आसान है, तुम गेट्स पे जाओ और बोल दो कि तुम म्यूटेंट हो। तो बोलता है कि थैंक्स लायला, लेकिन मैं एक ऐसे ऑप्शन की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं वापसी बाहर भी आ सकूँ।
तो वो जेमी बोलता है कि हमें इतना तो ज़रूर पता है कि यहाँ पे एक म्यूटेंट रेस वॉर शुरू हुई थी, लेकिन वो किसने शुरू करी थी हमें उसका नाम जानना है, उसकी डिटेल्स जाननी है। और लाइब्रेरी के अंदर हमें इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और हमने लाइब्रेरी में जो चीज़ें छानबीन करी उसमें ऐसा साफ लग रहा था कि किसी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी है जो कि हमारे काम की है। ऐसा मुझे लग रहा था कि कोई जानता है कि हम इस फ्यूचर के अंदर आने वाले हैं। तो लायला बोलती कि तुम्हारी सोच तो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है। तो लायला बोलती है इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जीते या हारे, ये बेसिकली एक एंशिएंट हिस्ट्री बन के रह जाएगी। और वहाँ पे मिस्टर सिनिस्टर बोलते हैं कि एक्समैन तुम लोगों ने यहाँ पे आके अपनी डिस्ट्रक्शन के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इससे पहले मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन लगता है कि अब मुझे तुम्हारा सोचने की ज़रूरत है। तो स्टॉर्म बोलती कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है सिनिस्टर, समझे ना। तो सिनिस्टर बोलता कि नहीं, तुम ज़रा अपने चारों तरफ देखो, तुम मेरी आर्मी के चारों तरफ खड़ी हुई हो, जो कि मेरी टीम तुम्हें सिंगल हैंडेडली आराम से हरा सकती है, और तुम पाँच उनका क्या बिगाड़ लोगे। तो एंजल बोलता है क्यों ना तुम हमारे दिमाग पढ़ो और ख़ुद से देख लो। और हम बेसिकली देखते हैं कि जब मिस्टर सिनिस्टर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए एमा फ्रॉस्ट भी होती है। और स्टॉर्म बोलती है कि तुमने सही से काउंट नहीं किया, हम लोग 6 हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट भी बेसिकली दिमाग के जरिए इनके ऊपर यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए आई हुई होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सिनिस्टर के मर्डरर्स और एक्समैन के बीच ज़बरदस्त फाइट शुरू होती है। वहीं से हम उसी वक्त शिफ्ट होते हैं एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे हमें पता है कि सेंटिनल्स जो है 24 घंटे एक्समैन के मेंशन के ऊपर नज़र रखते हैं। हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से ये हुआ था, आपको ये बात पता ही होगी। तो 2 पायलट जो होते हैं सेंटिनल के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब भी मैं इस लड़की को देखने की कोशिश करता हूँ झाँक के, तो मेरे सर में अजीब सा दर्द शुरू हो जाता है और मेरी नाक में से खून आना शुरू हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बिशॉप बोलता है साइक्लॉप कि हमें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए था, मेरा यहाँ तक ख्याल है हमें मॉडरेटर्स पे सबको साथ मिलकर अटैक करना चाहिए था। तो साइक्लॉप बोलता है कि सिनिस्टर के मॉडरेटर्स और प्यूरीफायर्स दोनों मिलकर एक प्राइवेट वार लड़ रहे थे उस बच्चे के लिए। बिशॉप, हमें ये बात जाननी होगी कि क्यों वो लोग उसके लिए क्यों लड़ रहे थे। वेट करना मेरे हिसाब से वो हमारे लिए अभी इस वक्त ज़रूरी नहीं है, और अगर तुम्हें उस टीम के साथ वहाँ पे जाना ही था तो तुम्हें यहाँ पे जल्दी आ जाना चाहिए था। तो बिशॉप बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ अपनी ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मुझे कुछ अंडरवर्ल्ड म्यूटेंट से मिलना भी पड़ा था, और मुझे लगता है कि इस वक्त एमा भी जो है सेम कुछ उसी तरह का काम कर रही है। तो साइक्लॉप बोलता है कि नहीं, वो जो है उस वक्त इनके दिमाग के जरिए कनेक्ट हुई हुई है और उनको मेट्रोडर के बेस के अंदर हर चीज़ बता रही है और उनको गाइड कर रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्समैन जो है मेट्रोडर्स की टीम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे स्टॉर्म जो है अपनी बहुत ज़बरदस्त पावर इस्तेमाल कर रही होती है और सारे मेट्रोडर्स को एक एक करके ठिकाने लगा रही होती है। और साथ में यहाँ पे वो एक प्लान भी बना रही होती है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन से यहाँ पे म्यूटेंट ज़्यादा खतरनाक हैं, तो वो पहले उनको ही ठिकाने लगाती है। और इसी तरह वो नाइट क्रॉलर को भी बोलती है कि हमारा जो अगला स्ट्रेटेजिक थ्रेड है वो हमारे लिए एनविल है, इसको यहाँ से जल्द लेके जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है वहाँ पे एक्सोडस को पकड़ता है और उठा के वहाँ बर्फ़ में छोड़कर आ जाता है। और दूसरी तरफ क्लॉसस जो है वो सारे म्यूटेंट से एक एक करके निमट रहा होता है, क्योंकि क्लॉसस एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है। और वहीं पे एंजल सिनिस्टर के पास आता है और बोलता है कि तुम देख रहे हो कि हर चीज़ बर्बाद हो रही है सिनिस्टर, जैसा कि हमेशा हो जाती है, हमें वो बच्चा दो और अपनी जान छुड़वाओ और अपने लोगों की जान बचा लो। तो सिनिस्टर बोलता है कि कौन सा बच्चा। तो बोलता है कि एंजल, तुम्हारा जो मिस डायरेक्शन है वो मुझे ज़रा सा भी इम्प्रेस और इंटरेस्ट नहीं करता है, लेकिन ये बात मैं तुमसे कह सकता हूँ कि लोग मरेंगे और वो मेरे हाथों ही मरेंगे। और वहीं पे हम देखते हैं कि गैम्बिट खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन तभी गैम्बिट के पीछे से क्लॉस की आवाज़ आती है। वुल्वरीन बोलता है क्यों बेटे, दम नहीं है क्या लड़ने का, जो यहाँ छुप के हमारी बातें सुन रहे हो, तो क्यों ना हम लोग बैठ के यहाँ पे कुछ बात ही कर लें। वॉशिंगटन डीसी के अंदर हम देखते हैं कि लेडी डेड स्ट्राइक ने जो है वो न्यू म्यूटेंट्स के ऊपर कब्जा पा लिया होता है और वो उनको पूरी तरीके से पकड़ चुकी होती है और बोलती है कि अब तुम लोग जो हो मेरी बात मानोगे और जो मैं कहूँगी वो तुम लोगों को करना होगा। तो लॉरा बोलती है जूलियन केलर से दूर रहो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। और इस तरह जो है लॉरा उनके निंजास के ऊपर अटैक करना शुरू करती है, जहाँ पर रॉक स्लाइड भी आ जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि रिक्टर भी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो दूसरा म्यूटेंट होता है जूलियन, वो बोलता है कि पिक्सी तुम अपनी आंखें बंद करो और फोकस करो, तुम्हें अपने फ्रेंड्स को यहाँ से इसी वक्त निकालना होगा वरना बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। एक टेलीपोर्टर है तो वो अपना पूरा ध्यान लगाती है और किसी ना किसी तरीके से सारे म्यूटेंट्स को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे म्यूटेंट्स जो हैं इधर उधर जाके अलग अलग जगहों पर गिरते हैं, वो कहीं एक जगह नहीं जाते और पूरे इधर से उधर जंगल में बिखर जाते हैं। और जैसे ही पिक्सी की चीख सुनाई देती है तो एमा फ्रॉस्ट को उसकी चीख सुनाई देती है और वो भी साथ में चीखती है और एकदम वो खड़ी होती है और बोलती है कि स्कॉट, स्टूडेंट्स खतरे में हैं, हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए थी। तो साइक्लोप पूछता है कि एमा क्या हो गया, तुम किस चीज़ की बात कर रही हो। तो एमा बताती है कि वो लोग जो है प्यूरीफायर से लड़ने गए थे और पिक्सी ने उनको बहुत मुश्किल से वहाँ से ज़िंदा निकाला है। और उस वक्त जो है मेरे दिमाग में पिक्सी की चीख सुनाई दी थी। रिक्टर जो है उनके साथ है, लेकिन प्यूरीफायर्स के पास बेबी नहीं है। तो आइसमैन यानी बॉबी पूछता है कि अब वो लोग कहाँ पे हैं। तो वो बोलती है कि वो लोग जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर इधर से उधर फैले हुए हैं, वो एक ब्लाइंड टेलीपोर्ट था और बहुत बड़ी बात है कि वो लोग जिंदा बच गए। तो आइसमैन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उनको वापसी लेकर आता हूँ। और एमा बोलती है कि थैंक यू बॉबी, लेकिन ये सबसे बुरी खबर नहीं है, जब मैं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हुई तो मेरा वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और अब मैं एसएल टीम से दोबारा अपना कॉन्टैक्ट बना नहीं पा रही हूँ।
सिनिस्टर जो है मुझे लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और वहीं से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोगन जो है गैम्बिट से बहुत बुरी तरीके से लड़ रहा होता है और लोगन बोलता है कि बब ये तुम अपने लिए और मुश्किल खड़ी कर रहे हो, अभी नहीं तो कभी तुम्हारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फेंकने के लिए, और तब क्या होगा, मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मुझे बच्चे के बारे में ना बता दो। तो गैम्बिट बोलता है कि कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम किस बारे में पूछ रहे हो। तो लोगन जो है उसके ऊपर हावी होता है और उसके मुंह पर इतने क्लॉज रखते हुए बोलता है कि अब जो भी बोलो सोच समझ के बोलना, क्योंकि मैं पहले ही जवाब तुम्हारा सुनने वाला हूँ। और वहीं पे सिनिस्टर जो अपनी पावर इस्तेमाल करता है और एंजल को दूर फेंकते हुए बोलता है कि ये तमाशा खत्म हो चुका है एक्समैन, अब बारी है कि पर्दे गिराए जाएं। और इस तरह हम देखते हैं वो क्लॉसस के दिमाग पे एक हाथ मारता है जिससे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो क्लॉसस के ऊपर जो है बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहा था अपने मॉडरोडर्स के साथ मिलके। और वहीं पे स्ट्रॉन्ग बोलती है कि कर्ट, लोगों को जल्द से जल्द ढूंढो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो कर्ट बोलता है कि अब हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं, तुम क्या बोल रही हो रोरो। तो स्टॉर्म बोलती है कि मैंने जैसा कहा बस तुम वैसा ही करो, जब तक मैं यहाँ पे कवर बनाती हूँ ताकि हम लोग रिट्रीट कर सकें। और वहीं पे हम देखते हैं कि एंजल को जो है ऊपर से एक म्यूटेंट जो कि मॉडरोडर्स की टीम का हिस्सा होती है वो बहुत बुरी हालत करके उसको वुल्वरीन के पास फेंकती है। और वुल्वरीन बोलता है कि वॉरेन होश में आओ, क्या तुम जिंदा हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बेसिकली ऐसी पावर होती है उस लड़की के पास जो कि अपने हाथ से बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट मार सकती है। और जैसे ही वुल्वरीन पीछे पलटता है वो अपना हाथ लेके वुल्वरीन के सामने मुँह पर खड़ी भी होती है और बोलती है कि ओ मैन, तुम्हारी शक्ल इस वक्त देखने वाली है। और उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट मारती है जिससे वुल्वरीन के छींचड़े उड़ जाते हैं और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और वो दूसरी म्यूटेंट आगे बोलती है कि इसका नाम स्कैम्बलर था और तुम जानते हो ना कि इसकी पावर्स किस तरह की हैं, तो इसने देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी है। लेकिन हम तभी देखते हैं जब वुल्वरीन पे वो दोबारा अटैक करने के लिए आ रही होती है तो वहाँ पे नाइट कॉलर आता है और उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाता है। और हम वहीं पे देखते हैं कि नाइट कॉलर जो है लोगन को बचाने के लिए आता है और लोगन बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, उनके पास बच्चा नहीं है, बच्चा जो है उसके साथ है। लेकिन इससे पहले वुल्वरीन उसका नाम ले, पीछे से नाइट कॉलर के ऊपर एक गोली चलती है और नाइट कॉलर वहाँ से उसी वक्त लोगन वगैरह को लेके टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे वो बोलता है कि तुम एक बहुत बड़े ढीले आदमी हो, तुमने वो शॉट मिस कैसे कर दिया, वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। तो बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 9mm की गोली थी, वो चाहे जितना दूर भागने की कोशिश कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब वो मर के ही रहेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है बाहर बर्फ़ में कहीं नाइट कॉलर और लोगन, जिनकी दोनों की बहुत बुरी हालत हुई होती है, वो यहाँ आके गिर जाते हैं। और नाइट कॉलर बोलता है कि लोगन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और लोगन बोलता है कि एमा कहाँ हो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। एमा बोलती है कि हाँ लोगन, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, तुम लोग कहाँ हो और तुम लोग के साथ क्या हुआ, क्या तुम लोगों को बेबी मिला। तो लोगन बोलता है कि नेगेटिव, वो बेबी मॉडरोडर्स के पास नहीं है, हम में से कोई एक है जिसके पास वो बेबी है, वो एक्समैन जो है वो उसको कूपर्स टाउन से ले गया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बाहर सेंटिनल्स खड़े हुए रोबोट एक्स मैंशन के बाहर जो नज़र रख रहे होते हैं, अचानक उनमें से एक जो पायलट होता है उसके हाथ में से कोई अजीब सी चीज़ निकलना शुरू होती है और वो चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो वहीं पे साइक्लोप बाहर झाँकते हुए खिड़की से बोलता है कि ये चीज़ कोई सेंस नहीं बनाती है। तो एमा बोलती है कि गैम्बिट ने यही बात लोगन से करी और लोगन इस बात पे बिलीव करता है। तो साइक्लोप बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो वो कम से कम हमसे कांटेक्ट तो करता ना। तो एमा बोलती है कि सच में वो हमें कांटेक्ट करता, ये तो हमें तभी पता चलेगा ना स्कॉट, जब हमें उसका एजेंडा पता चलेगा, और अभी तो हमें पता भी नहीं है कि वो बच्ची जिंदा भी है या मर चुकी है। तो साइक्लोप बोलता है कि स्टॉर्म को बोलो कि जल्द से जल्द वहाँ से निकले। एमा बोलती है कि मैं स्टॉर्म तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, लेकिन वुल्वरीन ने कहा है कि वो नाइट कॉलर के साथ ही है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो जो सेंटिनल्स बाहर खड़े हुए होते हैं वो अचानक एक्स मैंशन यानी एक्स मैन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। और वो सेंटिनल बोलता है कि न्यू प्रोग्रामिंग एक्सेप्टेड, अब हमें ख़त्म करना है एक्स मैन को, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। मतलब ये सेंटिनल जो इनके अंदर कोई अलग किस्म की प्रोग्रामिंग कर दी गई है जिससे ये जो एक्स मैन के ऊपर नज़र रख रहे थे अब इन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एक अलग ही कहीं दूर जंगल के अंदर, जहाँ हम देखते हैं हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और एक आदमी जिसके हाथ में गन है हमें उसको पीछे से दिखाया जा रहा होता है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि केबल है। और वो बोलता है कि सिर्फ 1 मिनट रह गया सुबह होने में बच्चे, अब हर चीज़ सही हो जाएगी। और हम देखते हैं कि वो बच्चा जो कि म्यूटेंट पैदा हुआ था एम डे के बाद से, वो दरअसल केबल के पास है और इतने टाइम से केबल ही उसको लेके भाग रहा था, जबकि ये सब समझ रहे थे कि वो बच्चा मॉडरोडर्स या प्यूरीफायर्स के पास है। तो ये कहानी के अंदर एक नया ही ट्विस्ट आया है। तो हमें यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि ये बच्चा बेसिकली इतने टाइम से केबल्स के पास ही है। टू बी कंटिन्यूड।